दोस्तों कहते हैं बेशक किसी को माफ़ बार बार करो, किसी को माफ़ बार बार करो, लेकिन उसके ऊपर भरोसा एक ही बार करो। नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त नवीन। एक बार फिर से स्वागत करता हूं कोसी स्टडी यूट्यूब चैनल के एक नए वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में डीएलएड बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम 2020 को टारगेट करने के लिए सेट प्रैक्टिस स्पार्क पब्लिकेशन से दूसरा यानी कि 12वां लेकर के आए हैं। इससे पहले 11 सेट प्रैक्टिस हो चुका है, तो आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर के ज़रूर देख लीजिएगा। यह वीडियो प्रतिदिन शाम 7 बजे आती है, लेकिन पिछले कुछ दिनों से बहुत ही कम आ रही है, क्योंकि बहुत ही कम चल रही है। इतने मेहनत करने के बावजूद भी नहीं के बराबर ऐसा समझिए, तो बहुत कम आ रही है। तो आप सभी सपोर्ट कीजिए। जब तक जो है ज़्यादा संख्या में नहीं देखेंगे तो मेरे लिए बहुत मुश्किल है इस तरह से वीडियो बनाना, क्योंकि आप सभी को पता है कि इस वीडियो को बनाने में, रिकॉर्ड करने में वैसे 70 मिनट 80 मिनट लग जाते हैं। उसके बाद एक्सपोर्ट करना, एडिटिंग करना, अपलोडिंग करना बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो इस तरह से आप सभी ज़रूर इस बात को समझें और सपोर्ट करें। इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और साथ ही साथ इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ। ये दोनों काम कंपलसरी है आप लोगों के लिए। अगर हम आप लोगों के लिए इतना मेहनत कर रहे हैं तो आप लोग ये दो काम ज़रूर कीजिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और फर्स्ट नंबर के क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आप सभी कोशिश कीजिएगा कि कमेंट बॉक्स में अपने जवाब को देते चलें। तो सबसे पहले हम लोग जीके से जो है 50 क्वेश्चन को देखेंगे, उसके बाद साइंस से आपका रहेगा 25 क्वेश्चन, उसके बाद मैथ से रहेगा, उसके बाद रीजनिंग से रहेगा। तो चलिए पहला क्वेश्चन है, 12 दिसंबर 1911 को बिहार प्रांत की घोषणा की गई थी। 12 दिसंबर 1911 को बिहार प्रांत की घोषणा की गई थी। उस समय इसके साथ भारत के वर्तमान राज्यों में से कौन शामिल था? बताइए। उस समय आपको बताना है इसके साथ भारत के वर्तमान राज्यों में से कौन सा राज्य शामिल था जिस समय 12 दिसंबर 1911 को बिहार प्रांत अलग होकर के इसका जो है घोषणा की गई थी, अलग होने की। बताइए दोस्तों, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। उस समय जो है बिहार के साथ उड़ीसा जुड़ा हुआ था, उसके बाद उड़ीसा अलग हुआ बाद में। तो ये बंगाल से अलग हुआ बिहार और बिहार से अलग हुआ उड़ीसा। आगे है, बिहार में स्थित भारत के प्राचीन विश्वविद्यालयों में आप किसे मानते हैं? बिहार में स्थित भारत के प्राचीन विश्वविद्यालयों में से आप किसे मानते हैं? कौन सा विश्वविद्यालय स्थित था बिहार में प्राचीन कह सकते हैं प्राचीन काल में? तक्षशिला विश्वविद्यालय, नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय, या फिर बी और सी यानी कि नालंदा और विक्रमशिला दोनों। दोस्तों ध्यान दीजिए, बिहार में स्थित भारत के प्राचीन विश्वविद्यालयों में से विक्रमशिला विश्वविद्यालय और नालंदा विश्वविद्यालय दोनों थे। तो ध्यान में रखिए, आपका डी सही जवाब होगा। आगे है, गंगा नदी बिहार में किस जिले से प्रवेश करती है? बताइए, गंगा नदी बिहार में किस जिले से प्रवेश करती है? बहुत ही दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या होगा इसका जवाब? आप सभी कमेंट बॉक्स में दीजिए। दोस्तों देखिए, गंगा नदी बिहार में जो प्रवेश करती है वो भोजपुर जिले से प्रवेश करती है। यहाँ पर आपका बी सही जवाब होगा। आगे है, बिहार राज्य को कहाँ के मानसून से वर्षा प्राप्त होती है? बिहार राज्य को कहाँ के मानसून से वर्षा प्राप्त होती है? अरब सागर, हिंद सागर, बंगाल की खाड़ी, या इनमें से कोई भी नहीं? दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बिहार राज्य को कहाँ के मानसून से वर्षा प्राप्त होती है? जो भी बंगाल की खाड़ी ले रहे हैं बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा बंगाल की खाड़ी। आगे है, बिहार का दरिया और बिहार का दियारा भूमि के बारे में कौन सा वाक्य सत्य है? बिहार के दियारा भूमि के बारे में बताना है आपको, कौन सा वाक्य सत्य है? जलोढ़ मिट्टी है, शिवालिक की पहाड़ियां हैं, उबड़ खाबड़ मैदान है,
बाढ़ क्षेत्र की विशेष आकृति है? बिहार का दियारा भूमि के बारे में बताना है, कौन सा सत्य होगा कथन? दोस्तों आप सभी को पता है कि ये जो है बाढ़ की विशेष क्षेत्र है, आकृति है, और इसे मैदान भी कहा जाता है, ठीक ना, बाढ़ का मैदान। तो ये आपका डी सही जवाब होगा। जो भी डी ले रहे हैं बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आगे है, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी, यूएनओ की स्थापना बताना है आपको कब हुई थी। दोस्तों बता दें कि संयुक्त राष्ट्र का नामकरण अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट द्वारा किया गया था। संयुक्त राष्ट्र का नामकरण किसके द्वारा किया गया? अमेरिका के राष्ट्रपति जो थे फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, इसके द्वारा किया गया था। संयुक्त राष्ट्र संघ के कह सकते हैं संस्थापक सदस्यों या देशों की संख्या कितना था इसमें? तो 51 देश था, और वर्तमान में देशों की संख्या लगभग 192 प्लस हो गई है। यूएनओ में देशों की संख्या 192 प्लस हो गई है। और इसकी स्थापना की बात करें 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। जो भी सी ले रहे हैं बिल्कुल सही जवाब होगा। 24 अक्टूबर 1945 को अमेरिका के राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट द्वारा किया गया था। तो ध्यान में रखिए, उस समय 51 देश शामिल थे और अभी 192 प्लस देश शामिल हैं। भारत में ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली प्रथम महिला कौन थी? भारत में ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली प्रथम महिला कौन थी? सभी ऑप्शन दोस्तों आपके सामने हैं, बताइए इसका क्या सही जवाब होगा। दोस्तों भारत में ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली प्रथम महिला कौन थी, ये पूछा जा रहा है। प्रथम महिला कौन थी? तो दोस्तों याद रखिए आशापूर्णा देवी। आशापूर्णा देवी भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार देश की मान्यता प्राप्त किसी भी भारतीय भाषा में उपलब्ध अगर प्रतिष्ठा प्राप्त करते हैं साहित्य के क्षेत्र में, तो साहित्यकारों के द्वारा दिए गए या कह सकते हैं किए गए उत्कृष्ट योगदान के लिए प्रदान किया जाता है ये पुरस्कार। दोस्तों बताइए कि इस पुरस्कार के लिए कितने रुपये दिए जाते हैं? इस पुरस्कार के लिए कितने रुपये दिए जाते हैं? अगर मान लीजिए कि ये पुरस्कार अगर कोई प्राप्त करता है तो कितना रुपया दी जाती है? तो दोस्तों ध्यान में रखिए कि 5 लाख राशि दी जाती है, ठीक ना, और साथ ही साथ वाग्देवी की प्रतिमा प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जाता है। तो इस बात को भी ध्यान में रखिए। आगे है, टू लाइव्स किसने लिखी है? टू लाइव्स किसने लिखी है? विक्रम सेठ, किरण देसाई, अरुंधति राय, खुशवंत सिंह। टू लाइव्स किसने लिखी है? दोस्तों विक्रम सेठ के द्वारा टू लाइव्स लिखी गई है, ये आपका सही जवाब हो जाएगा। आगे है, नारा यानी कि 2 बूंद जिंदगी की, 2 बूंद जिंदगी की ये नारा किस कार्यक्रम के साथ संबंधित है? आपको बताना है कि कौन सी कार्यक्रम के साथ संबंधित है। 2 बूंद जिंदगी की, रक्तदान, जल बचाओ, पल्स पोलियो या फिर प्रदूषण नियंत्रण। दोस्तों ये नारा जो है किस कार्यक्रम से संबंधित है? आप सभी कमेंट करके बताइए। दोस्तों थोड़ा फास्ट कमेंट कीजिएगा आप सभी। जो भी सी ले रहे हैं पल्स पोलियो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। पल्स पोलियो से संबंधित है 2 बूंद जिंदगी की। आगे है दोस्तों, मुंशी प्रेमचंद्र निम्नलिखित में से किन पुस्तिकाओं के साथ संबंध हैं या संबंध रखते हैं? बताइए। सेवा सदन, गबन, रंगभूमि, गार्डन। देखिए दोस्तों इसका जवाब आपको कूट भाषा में देना है। कूट भाषा में यानी कि केवल 1 और 2, केवल 2, 3 और 4, केवल 1, 3, 2 और 4 या फिर केवल 1, 2, 3। कौन कौन लिखा गया है और कौन नहीं लिखा गया है, तो यहाँ पर देख लीजिए किसमें कौन नहीं है। इस तरह से आपको कोट भाषा में जवाब देना है। मुंशी प्रेमचंद्र द्वारा निम्नलिखित में से किन पुस्तकों के साथ संबंध नहीं है?
दोस्तों ध्यान दीजिए, सेवा सदन तो लिखा गया है मुंशी प्रेमचंद के द्वारा, गबन भी लिखा गया है, रंगभूमि भी लिखा गया है, गार्डनर जो है नहीं लिखा गया है। तो 1 2 हो जाएगा, 2 3 4 ये नहीं होगा, ये भी 4 शामिल है, ये भी नहीं होगा, 1 2 3 यहाँ पर आपका डी सही जवाब हो जाएगा। आगे है WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? बताइए दोस्तों, अभी बहुत ही चर्चा में है WHO। बताना है आपको इसका जो है मुख्यालय कहाँ स्थित है। पेरिस यानी कि फ्रांस में, जेनेवा यानी कि स्विट्जरलैंड में, वाशिंगटन यानी कि US में, लंदन यानी कि UK में। बताना है कि इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है। इसका जवाब आप सभी कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, ये होमवर्क के रूप में छोड़ रहे हैं, ठीक ना। इसका जवाब निश्चित रूप से क्वेश्चन नंबर दे दीजिएगा, उसके बाद लिखिएगा कि इसका जवाब A होगा या फिर B होगा या फिर C होगा या फिर D होगा। आगे है, भारतीय राष्ट्रीय संविधान में राजनीति के निर्देशक सिद्धांत कहाँ से लिए गए हैं? बताइए। राजनीति निर्देशक तत्व के सिद्धांत में आपको बताना है कि संविधान में बताना है कि राजनीति के निर्देशक तत्व कहाँ से लिए गए हैं। दोस्तों याद रखिए, बहुत बार पूछा जाता है, राजनीति निर्देशक तत्व जो है आयरलैंड से लिया गया है, ये आपका डी सही जवाब होगा। आगे है, सार्क का मुख्यालय कहाँ स्थित है? बताइए। SAARC, सार्क का मुख्यालय कहाँ स्थित है? सार्क का मुख्यालय कहाँ स्थित है? दोस्तों ये जो है काठमांडू में स्थित है। जो भी सी ले रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है। आगे है, भारत में फेडरेशन कप का संबंध किस खेल के साथ है? बताइए। भारत में फेडरेशन कप का संबंध किस खेल के साथ है? दोस्तों भारत में फेडरेशन कप का संबंध किस खेल के साथ है? जो भी बी ले रहे हैं फुटबॉल, बिल्कुल सही जवाब होगा। और फुटबॉल अपने लोगों का राष्ट्रीय खेल है, ये भी ध्यान में रखिए। आगे है, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में भाषाओं की संख्या कितनी है? 8वीं अनुसूची में बताना है भाषाओं की संख्या कितनी थी, कितनी है थी नहीं, कितनी है। दोस्तों ध्यान में रखिए, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में अगर बात करें भाषा के, तो भारत के 22 भाषा का वर्णन किया गया है, किंतु मूल रूप से 8वीं अनुसूची में 14 भाषाएं ही थी। अब जो है 22 प्लस हो गया है, पहले 14 ही थी। आपको बताना है अभी वर्तमान में कितना है, वैसे 22 से ज़्यादा हो गए होंगे, किंतु मूल रूप से 14 ही थी। जो 1967 में सिंधी, 1967 में सिंधी को, 1922 में कोंकणी भाषा को, मणिपुरी तथा नेपाली को 1922 में शामिल किया गया है। उसके बाद 2004 में मैथिली, संथाली जो कि झारखंड की भाषा है, और उसके बाद है डोगरी, उसके बाद बोरो को 8वीं अनुसूची में शामिल कर लिया गया है। तो इस तरह से आगे है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इसका जवाब आपको हो जाएगा 22 भाषा। यहाँ पर देखिए आपको मिलान करना है सूची 1 से सूची 2 में कौन सा ऑप्शन सही मिलान करेगा। तो इसको आप सभी जो है मिलान कर लीजिए अच्छे से, या फिर हो सके तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कमेंट बॉक्स में इसका जवाब दे दीजिएगा। चित्रकारी, राजनीति, भरतनाट्यम, क्रिकेट से कौन कौन संबंधित है? तो क्रिकेट है, तो यहाँ पर सबसे पहले आप आसान शब्दों में ले लीजिए, क्रिकेट इनमें से कौन खेलते हैं या फिर खेलते थे, वो आपको ढूंढना पड़ेगा। तो पहले आप इसे ढूंढ लीजिए। तो अगर आप इसे ढूंढिएगा तो आपको पता चलेगा कि क्रिकेट जो हैं ये हो जाएंगे वसीम जाफर क्रिकेट खेलते हैं, तो ये हो जाएगा। उसके बाद चित्रकारी को पकड़ लीजिए। तो चित्रकारी को अगर पकड़िएगा तो राजीव वर्मा चित्रकारी से संबंधित है।
यहाँ पर 2 मिल जाएगा आपको। इसके बाद राहुल गांधी राजनीति से संबंधित है। अब एक ऑप्शन बच गया है जो 1 का सी हो जाएगा। अब इस तरह से मिलान कर लीजिए, 1 का सी देखिए यहाँ पर दोनों है। उसके बाद देखिए डी भी शामिल है, लास्ट वाले को मिला लीजिए। 4 का यानी कि राहुल गांधी राजनीति से संबंधित है, यानी कि बी से संबंधित है यहाँ पर। तो आपका पहला ऑप्शन ए सही हो जाएगा, जो कि कूट भाषा में आपको आंसर देना था। नेपाली की मुद्रा क्या है? नेपाली की मुद्रा क्या है? दोस्तों नेपाली की मुद्रा यहाँ पर पूछा जा रहा है, रुपया कहा जाता है। सी सही जवाब होगा। आगे है सबसे बड़ा देश क्षेत्रफल में बताना है कि कौन सा देश है सबसे बड़ा देश जो क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है। दोस्तों क्षेत्रफल में सबसे बड़ा देश जो है वो रूस है, ध्यान में रखिए। डी सही जवाब हो जाएगा। आगे है फ्रंटियर गांधी पद के साथ कौन संबंधित है? फ्रंटियर गांधी पद के साथ बताना है कौन संबंधित है। सभी ऑप्शन आपके सामने हैं। दोस्तों ध्यान में रखिए, इसका सही जवाब हो जाएगा खान अब्दुल गफर खां। इनको जो है फ्रंटियर गांधी कहा जाता है, या फिर इसका दूसरा भी नाम है सीमांत गांधी भी कहा जाता है। तो ध्यान में रखिए, यह कांग्रेसी कार्यकर्ता और साथ ही साथ NWFP में रेड शटर्स यानी कि लाल कुर्ता के नेता 1980 में अपनी चिकित्सा हेतु भारत भी आए थे। इन्होंने 1987 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था इन्हें, जो किसी विदेशी को दिया जाने वाला प्रथम नागरिक थे। ठीक ना, विदेशी को जो ये जो पुरस्कार दिया गया था वो प्रथम नागरिक थे। तो इस बात को ध्यान में रखना है, 1987 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। आगे है निम्नलिखित में से किस स्थल को यूनेस्को की यानी कि विश्व विरासत के स्थलों की सूची में शामिल किया गया है? निम्नलिखित में से किस स्थल को यूनेस्को की विश्व विरासत स्थलों की सूची में शामिल किया गया है? विश्व विरासत स्थलों की सूची में शामिल किया गया है। बहुत ही दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका जवाब दीजिए क्या होगा। सभी दोस्तों ऑप्शन आपके सामने है, बताइए इसका क्या सही जवाब होगा। और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान में रखिए। आगरा का किला, जो भी सी ले रहे हैं बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। विश्व विरासत स्थलों की सूची में शामिल किया गया है आगरा के किला को। आगे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र का पहला महासचिव कौन था? संयुक्त राष्ट्र का पहला महासचिव कौन था? दोस्तों संयुक्त राष्ट्र का पहला महासचिव कौन था? तो दोस्तों ध्यान में रखिए, त्रिगवेली जो थे संयुक्त राष्ट्र संघ का पहला महासचिव बने थे। बी सही जवाब होगा। आगे है निम्नलिखित में से बताना है कि कौन से कायांतरित शैल है? कौन से कायांतरित शैल है? नीस और मेफिक, नीस और शिष्ट और मेफिक, या फिर शिष्ट और चाक? कौन सा कायांतरित शैल है? दोस्तों ध्यान दीजिए, उत्पत्ति के आधार पर चट्टान के 3 प्रकार होते हैं। उत्पत्ति के आधार पर चट्टान के 3 प्रकार होते हैं। पहला तो आग्नेय चट्टान होते हैं, दूसरा आपका अवसादी चट्टान होते हैं, तीसरा आपका कायांतरित चट्टान होते हैं। तो ध्यान में रखिए इस बात को। तो आपको बताना है कि कौन सा कायांतरित शैल है। और दोस्तों याद रखिए, ताप, दाब एवं रासायनिक क्रियाओं के कारण आग्नेय और अवसादी चट्टान से कायांतरित चट्टान बनते हैं। तो कायांतरित चट्टान कैसे बनते हैं? ताप, दाब एवं रासायनिक क्रियाओं के कारण आग्नेय चट्टान और अवसादी चट्टान, इन दोनों चट्टानों के कायांतरित कह सकते चट्टानों से कायांतरित चट्टान बनते हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका
नीस और शिष्ट। क्या हो जाएगा? नीस और शिष्ट। आगे है, विश्व में कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? विश्व में कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? दोस्तों कॉफी उत्पादक पूछा गया है, ब्राजील आपका हो जाएगा। विश्व में सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक देश हो जाएगा, वो हो जाएगा ब्राजील। आगे है, निम्नलिखित में से किस नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है? दक्षिण की गंगा कही जाती है। दक्षिण की गंगा कही जाती है। दोस्तों याद रखिए, गोदावरी नदी को दक्षिण की गंगा तथा वृद्ध गंगा भी कही जाती है। इसका उद्गम स्थल नासिक के जिले, नासिक क्षेत्र जो होते हैं तो वो हो जाएंगे। तो गोदावरी नदी आपका सही जवाब हो जाएगा। और 64 किलोमीटर दूर स्थित है दक्षिण पश्चिम क्षेत्र में त्रियंबक गांव है। इसकी एक पहाड़ी से निकलती है और इसकी लंबाई 2465 किलोमीटर है। और इनकी प्रमुख सहायक नदियां की बात करें तो वो भी पूछा जाता है कभी कभी। तो सहायक नदियां हो जाएगा प्रवरा, पूर्णा, उसके बाद मंजरा है, इसके बाद इंद्रावती है, वर्धा है, कह सकते हैं प्राणहिता है। इस तरह से ये सभी इनकी सहायक नदियां हो जाएगी। आगे है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अपना रास्ता बदलते रहने के लिए प्रसिद्ध है? बताइए। वो हमेशा अपना रास्ता क्या करती है? बदलती रहती है। बताना है कौन सी वह नदी है। अपना रास्ता हमेशा बदलती रहती है, कोसी नदी। कौन सी नदी? कोसी नदी, जो हर समय अपना रास्ता बदलती आई है। बी सही जवाब होगा। आगे है, ऊंचे क्षेत्रों में लेटेराइट मृदा की रचना होती है। कैसे होती है दोस्तों बताइए? कौन से मृदा की रचना होती है? ऊंचे क्षेत्रों में लेटेराइट मृदा की रचना होती है। क्षारीय, अम्लीय, लवणीय या फिर संतुलित। दोस्तों जो भी सी ले रहे हैं बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, अम्लीय रचना होती है। आगे है, निम्नलिखित में से किस को सह्याद्री पर्वतमाला भी कही जाती है? बताइए। निम्नलिखित में से किस पर्वतमाला को सह्याद्री पर्वतमाला कही जाती है? विंध्य पर्वत को, शिवालिक पहाड़ियां को, पश्चिमी घाट को या फिर पूर्वी घाट को सह्याद्री पर्वतमाला कही जाती है। दोस्तों ध्यान में रखिए, पश्चिमी घाट को सह्याद्री पर्वतमाला कही जाती है। आपका बी सही जवाब हो जाएगा। आगे है, भारत में स्थापित पहला परमाणु संयंत्र कौन सा है? भारत में स्थापित पहला परमाणु संयंत्र कौन सा है? पहला संयंत्र कौन सा है दोस्तों? बिल्कुल दोस्तों, जो भी तारापुर ले रहे हैं बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, तारापुर, जो भारत में स्थापित पहला परमाणु संयंत्र है, तारापुर। आगे है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागरिकों और विदेशियों दोनों को प्राप्त है कौन सा अधिकार प्राप्त है? राजनीतिक अधिकार, मौलिक अधिकार, सिविल अधिकार या फिर विधिक अधिकार? नागरिक और विदेशियों को बताना है कि कौन सा अधिकार प्राप्त है। दोस्तों ध्यान में रखिए, विधिक अधिकार जो है दोनों को प्राप्त है। तो इस तरह से इसका डी सही जवाब हो जाएगा। जो भी डी ले रहे हैं बिल्कुल सही होगा। मंत्रिपरिषद की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? मंत्रिपरिषद की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मंत्रिमंडल सचिव या फिर लोकसभा अध्यक्ष? मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? दोस्तों ध्यान में रखिए, प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद के बैठकों की अध्यक्षता करता है और प्रधानमंत्री जो होता है मंत्रिपरिषद की कार्य सलाह पर जो है कार्य करता है। तो ये भी ध्यान में रखिए। आगे है, गांधी जी का राजनीतिक गुरु किसे माना जाता है? गांधी जी का राजनीतिक गुरु किसे माना जाता है? गोपाल कृष्ण गोखले,
डब्ल्यू.सी. बनर्जी को, श्री अरबिंदो को या फिर विनोबा भावे। गांधी जी का राजनीतिक गुरु किसे माना जाता है? दोस्तों याद रखिए, गोपाल कृष्ण गोखले को महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु माने जाते हैं। इन्होंने 1907 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता भी की थी। उसके बाद इन्होंने 1905 ईस्वी में सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी नामक संस्था की स्थापना की थी, ये भी ध्यान में रखिए। उसके बाद इनकी रचना एक है नेशन। बहुत बार पूछा जाता है नेशन किसकी रचना है, तो ध्यान में रखिए नेशन जो है यही गांधी जी की रचना हो जाएगी, नेशन। आगे है, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश किस आयु तक अपने पद पर बने रहते हैं? बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आपको बताना है उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश किस आयु तक अपने पद पर बने रह सकते हैं। अगर मान ली कि 2 साल बचा हुआ है तो भी उसका, अगर मान ली कि उस क्राइटेरिया को पूरा कर लेता है, 65 वर्ष अगर हो जाता है, अगर मान ली कि 63 वर्ष का था और वह जो है पद पर बन गए, तो 2 वर्ष में ही इसको इस्तीफा यानी कि कह सकते हैं रिटायर्ड जिसे होता है कि वैसे इनको पद छोड़ना पड़ेगा। तो 65 वर्ष तक की आयु तक अपने पद पर बने रह सकते हैं, तो इस बात को ध्यान में रखिए। भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है। कैसे निलंबित किया जा सकता है? भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों को बताना है, कैसे निलंबित किया जा सकता है। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, कैसे निलंबित किया जा सकता है? भारत के नागरिक हैं और उसके मौलिक अधिकारों से उनको वंचित करना है। दोस्तों ध्यान रखिए, राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान भारत के जो मूल नागरिक हैं या फिर कोई भी मूल नागरिक हैं, उनको जो है उनके मौलिक अधिकार से वंचित किया जा सकता है राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान। आगे है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व राज्य का अनिवार्य तत्व नहीं है? कौन सा तत्व राज्य का जो है अनिवार्य तत्व नहीं है? दोस्तों यदि आप वीडियो देखते हैं तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, आपसे रिक्वेस्ट है। या नहीं तो अगर वीडियो बीच में छोड़ करके जाते हैं तो मेरे ख्याल से आप नहीं देखिए, वो 10 मिनट समय भी बर्बाद नहीं कीजिए, वो भी 5 मिनट का समय आप बर्बाद नहीं कीजिए। बर्बाद करते हैं बहुत अच्छा से बर्बाद कीजिए और पूरा देखिए वीडियो को। अगर ऐसे में अधूरा देखते हैं, अधूरा ज्ञान प्राप्त करते हैं, वो काफ़ी खतरनाक होगा। तो मेरे ख्याल से वीडियो देखते हैं तो पूरा देखिए, या नहीं तो छोड़ दीजिए। कोई ज़रूरी नहीं है कि तैयारी करने वाले बहुत सारे लोग हैं। और जो भी हमारे नए साथी जुड़े हैं प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अभी तक इस वीडियो को शेयर नहीं किए हैं तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। कसम है आपको उसकी। तो ध्यान में रखिए इस बात को, शेयर और लाइक ज़रूर करना है। इतना महाकंजूस हैं कि लाइक शेयर करना भी नहीं चाहते हैं। इसका जवाब दीजिए क्या होगा दोस्तों? निम्नलिखित में से कौन सा तत्व राज्य का अनिवार्य तत्व नहीं है? दोस्तों ध्यान में रखिए, आबादी अनिवार्य क्षेत्र है, प्रशासन अनिवार्य क्षेत्र है, प्रभुसत्ता अनिवार्य क्षेत्र है, लेकिन क्षेत्र जो है ये अनिवार्य मतलब कह सकते हैं तत्व नहीं है। तो यहाँ पर जो है डी सही जवाब होगा। आगे है, भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए अपेक्षित न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? काफ़ी इम्पोर्टेंट है, भारत का प्रधानमंत्री अगर बनना है आपको तो न्यूनतम आयु कितनी चाहिए? बहुत बोलेंगे 18 वर्ष में जो है पहचान पत्र बनता है, तो 21 वर्ष से प्रधानमंत्री बन जाएंगे, या 35 वर्ष से बन जाएंगे, या 25 वर्ष से। तो दोस्तों जो भी 25 वर्ष ले रहे हैं बिल्कुल सही जवाब होगा 25 वर्ष। निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद में समता के अधिकार का प्रावधान है? जिसको भी वीडियो लेट से पहुंच रही है, एक बार वीडियो को कट कीजिए और फिर से प्ले कीजिए, रिफ्रेश हो जाएगा तो सभी का कमेंट एक साथ आएगा। कोई पिछले क्वेश्चन का कमेंट दे रहे हैं,
कोई नेक्स्ट क्वेश्चन का कमेंट दे रहे हैं, तो ऐसे में लगता है कि किसका कौन सा कमेंट है पता नहीं चल रहा है। तो एक बार वीडियो को रिफ्रेश कर लीजिए, कट करके फिर से प्ले कर लीजिए। समता का अधिकार का प्रावधान है कौन सा अनुच्छेद में? बहुत ही दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको बताना है कि कौन से अनुच्छेद में समता का अधिकार का वर्णन किया गया है। तो दोस्तों याद रखिए, अनुच्छेद 14 में समता का अधिकार का प्रावधान है। आगे है, भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट दोस्तों क्वेश्चन है, भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, सांसद, विधि मंत्री या फिर राष्ट्रपति? महान्यायवादी की नियुक्ति दोस्तों ध्यान में रखिए, भारत का महान्यायवादी न तो संसद का सदस्य होता है और न ही मंत्रिमंडल का सदस्य होता है, न ही संसद का सदस्य होता है, न ही मंत्रिमंडल का सदस्य होता है। आपको बता दें कि वह किसी भी सदन में या फिर समितियों में बोल सकता है, ये जरूर हो सकता है। महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। ध्यान में रखिए, महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। महान्यायवादी को भारत के राज्य क्षेत्र के सभी न्यायालयों में सुनवाई करने का अधिकार है। महान्यायवादी को भारत के राज्य क्षेत्र के सभी न्यायालयों में सुनवाई करने का अधिकार होता है और इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। और ये जो है न ही संसद का सदस्य होता है और न ही मंत्रिमंडल का सदस्य होता है, लेकिन कहीं भी वह किसी भी सदन में बोल सकता है। तो आपका डी सही जवाब हो जाएगा। आगे है, गांधी जी को सबसे पहले राष्ट्रपिता किसने कहा था? गांधी जी को सबसे पहले राष्ट्रपिता किसने कहा था? दोस्तों गांधी जी को सबसे पहले राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। जो भी बी ले रहे हैं बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आगे है, नादिर शाह के आक्रमण के समय दिल्ली शासक का निम्नलिखित में से कौन सा? बताना है कि दिल्ली का शासक उस समय कौन था जिस समय नादिर शाह ने आक्रमण किया था। यही दो ऑप्शन में दोस्तों आपको बताना है, नादिर शाह के आक्रमण के समय दिल्ली का शासक कौन था? जो भी ए ले रहे हैं बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह उस समय दिल्ली के शासक थे। आगे है दोस्तों, इलाहाबाद स्तंभ के शिलालेख में किसकी उपलब्धियां वर्णित है? इलाहाबाद स्तंभ के शिलालेख में किसकी उपलब्धियां वर्णित है? हर्ष के, अशोक के, समुद्रगुप्त के या फिर चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के? इलाहाबाद स्तंभ के शिलालेख में किसकी उपलब्धियां वर्णित है? दोस्तों ध्यान में रखिए, समुद्रगुप्त इसका सही जवाब हो जाएगा और इसके द्वारा जो है इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख जो है कह सकते हैं बनवाया गया, इस तरह से रिलेटेड होगा। सी इसका सही जवाब होगा। आगे है, वह सुल्तान कौन था जिसने खलीफा के अधिकार को मानने से इनकार कर दिया था? वह कौन सा सुल्तान है जिन्होंने खलीफा के अधिकार को मानने से इनकार कर दिया था? दोस्तों याद रखिए, अलाउद्दीन खिलजी ने खलीफा के अधिकारों को मानने से इनकार कर दिया था। ये आपका सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर एक बात और ध्यान में रखिए, अलाउद्दीन के बचपन का नाम अली था। अलाउद्दीन के बचपन का नाम अली था। अलादीन नाम तो सुना होगा, अलादीन नाम में क्या रखा है? सीरियल जो चल रहा है अभी वर्तमान में लॉकडाउन के कारण पोस्टपोन्ड है, ऐसा कह सकते हैं। तो इनका बचपन का नाम अली था और गुरसप्पा भी था। यह 22 अक्टूबर 1296 को दिल्ली का सुल्तान बना था और अलाउद्दीन खिलजी ने अपने शासनकाल में सेना को नकद वेतन देने एवं अस्थायी सेना रखने की नींव रखी थी और घोड़ा दागने एवं सैनिक की हुलिया लिखने की ये प्रथा जो है शुरुआत हुई थी प्रथम, तो वो अलाउद्दीन खिलजी के समय ही हुई थी। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। और इनकी मृत्यु कब हुई थी? तो 5 जनवरी
1316 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई थी। तो इसका ए सही जवाब हो जाएगा। आगे है, पेशवा का संस्थापक निम्नलिखित में से कौन था? काफ़ी इंपॉर्टेंट दोस्तों क्वेश्चन है आपके लिए। पेशवा का संस्थापक निम्नलिखित में से कौन था? दोस्तों पेशवा का संस्थापक यहाँ से पूछा है, तो याद रखिए बालाजी विश्वनाथ पेशवा का संस्थापक हैं। शिवाजी राजे भोसले भी इसी से हैं जुड़ा हुआ। आगे है, प्रसिद्ध गुप्त संवत निम्नलिखित में से किस वर्ष शुरुआत किया गया था? गुप्त संवत प्रसिद्ध है, आपको बताना है कि इसकी शुरुआत कब की गई थी। इसकी शुरुआत कब की गई थी? दोस्तों 319 ईस्वी में इसकी शुरुआत की गई थी गुप्त संवत की, याद रखिए। आगे है, एलोरा में प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण निम्नलिखित में से किस राजा ने किया था? कैलाश मंदिर यहाँ पर देख लीजिए, कैलाश मंदिर कहाँ पर है? एलोरा में है, ठीक ना। आपको बताना है इस मंदिर का निर्माण किस राजा ने करवाया था। दोस्तों कैलाश मंदिर का निर्माण कृष्ण प्रथम राष्ट्रकूट वंश से है। ये जो है डी सही जवाब हो जाएगा, और इनके द्वारा निर्माण करवाया गया था कैलाश मंदिर। आगे है, होम रूल लीग की स्थापना की गई थी। होम रूल लीग की स्थापना की गई थी बंगाल विभाजन के दौरान, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान, जलियांवाला बाग हत्याकांड के हुए संघर्ष के दौरान, या फिर 1906 ईस्वी के कांग्रेस अधिवेशन के दौरान होम रूल लीग की स्थापना कब की गई थी? काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसका जवाब दीजिए। देखते हैं कितने सही जवाब आ रहे हैं। होम रूल लीग की स्थापना किस समय की गई थी? दोस्तों याद रखिए, बाल गंगाधर तिलक के द्वारा होम रूल लीग की स्थापना स्वशासन की प्राप्ति के लिए की गई थी। स्वशासन की प्राप्ति के लिए की गई थी। कब की गई थी? तो 28 अप्रैल को 1916 ईस्वी में की गई थी। तो ये तो आपका ख़त्म हो गया, ठीक ना। 1916 में की गई थी, और ये जो है बेलगांव में की गई थी, जिसका उद्देश्य ये था कि ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन रहते हुए संवैधानिक तरीके से स्वशासन को प्राप्त कर लेना है। एनी बेसेंट ने भी मद्रास में होम रूल लीग की स्थापना की, और जॉर्ज अरुंडेल को लीग का सचिव बनाया गया था। तो इस बात को ध्यान में रखिए, मद्रास से एनी बेसेंट। तो इसका सही जवाब हो जाएगा प्रथम विश्व युद्ध के दौरान, 1914 ईस्वी हो जाएगा। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान 1916 ईस्वी में। लेकिन दोस्तों यहाँ पर जो है प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जो इसका आंसर लिया है, ये आंसर तो मेरे ख्याल से गलत होना चाहिए। आपको इसका सही जवाब देना है। होम रूल लीग की स्थापना की गई थी, तो इसको तो हम क्लियर कर ही दिए हैं कि 28 अप्रैल 1916 ईस्वी को किया गया था स्वशासन की प्राप्ति के लिए। एनी बेसेंट ने मद्रास से शुरू की थी। तो लेकिन यहाँ पर कोई जो है तुक नहीं मिल रहा है। बंगाल विभाजन उससे पहले ही हो गया था। जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद जो 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, तो ये भी आपका नहीं होगा, ये तो आपका होगा ही नहीं। आगे है, पहली बार भारत में 1853 ईस्वी में किस स्थान से रेल यात्रा प्रारंभ की गई थी? भारत में पहली बार 1853 ईस्वी में रेल यात्रा प्रारंभ हुई थी। बताना है किस स्थान से प्रारंभ हुई थी। दोस्तों ध्यान में रखिए, बम्बई से जो है प्रारंभ हुई थी। भारत में पहली बार रेल यात्रा बम्बई में प्रारंभ हुई थी, बम्बई से थाने तक। आगे है, समाजवादी अर्थव्यवस्था में उत्पादन के सभी कारक किसके स्वामित्व और नियंत्रण में रहते हैं?
बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। समाजवादी अर्थव्यवस्था में बताना है उत्पादन के जितने भी कारक हैं किसके स्वामित्व और नियंत्रण में होते हैं। दोस्तों याद रखिए, श्रमिक संघों के स्वामित्व में और नियंत्रण में समाजवादी अर्थव्यवस्था में उत्पादन के जितने भी कारक आते हैं वो इसी के नियंत्रण में होते हैं। तो डी सही जवाब होगा, श्रमिक संघों के। आगे है, भारत में हरित क्रांति का एक और नाम है, बताना है कौन सा होगा सही ऑप्शन। भारत में हरित क्रांति का एक और नाम है, क्या है? दोस्तों याद रखिए, भारत में हरित क्रांति की शुरुआत 1967 ईस्वी में हुई थी और 1967-68 ऐसे याद रखिए। भारत में इसे लाने का श्रेय डॉक्टर MS स्वामीनाथन को दिया जाता है। हरित क्रांति का सबसे अधिक प्रभाव जो है वह गेहूं और चावल की खेती पर पड़ा है, तो ध्यान में रखिए इस बात को भी। और दोस्तों प्रथम हरित क्रांति के बाद 1983 ईस्वी या कह सकते हैं 83-84 ईस्वी में द्वितीय हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी, जिसमें अधिक उत्पादन, निवेश और कृषकों को दी जाने वाली सेवाओं का विस्तार भी हुआ था। तो इस तरह से इसका सही जवाब हो जाएगा कृषि क्रांति। सी सही जवाब, जो भी सी ले रहे हैं बिल्कुल सही जवाब होगा। भारत में हरित क्रांति का एक और नाम कृषि क्रांति। आगे है, मांग का एक समान नियम है, मांगी गई मात्रा बढ़ती है। मांग का नियम क्या है? मांगी गई मात्रा हमेशा बढ़ती है और उस पर ज़्यादा कार्य होता है। तो आपको बताना है कीमत घटने के साथ, कीमत बढ़ने के साथ, स्थिर कीमत के साथ या उपयोगिता बढ़ने के साथ, क्या सही जवाब होगा? मांगें बढ़ती है, आपको बताना है कैसे मांग बढ़ेगी। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। देखिए दोस्तों, इसका सही जवाब होगा कीमत घटने के साथ जो है मांगे बढ़ती है। तो यहाँ पर ए इसका सही जवाब लिया है और आपका क्वेश्चन था कि एक मांग का समान नियम पूछा है। वैसे तो उपयोगिता के आधार पर मांग जो है बढ़ती है, लेकिन यहाँ पर एक समान नियम है। नियम क्या है? जैसे ही मूल्य कम हो जाएगी, कीमत घटने लगेगी, तो मांग क्या होगा? बढ़ने लगेगी। वैसे उपयोगिता बढ़ने के साथ साथ भी मांगे बढ़ती है। तो यहाँ पर आपको ए सही जवाब लेना है। आगे है दोस्तों जीके से लास्ट क्वेश्चन, भारतीय योजना आयोग का गठन हुआ था। भारतीय योजना आयोग का गठन हुआ था, इसका जवाब आप सभी कमेंट बॉक्स में दीजिए, क्या होगा सही जवाब। दोस्तों वीडियो बहुत ही लॉन्ग हो चुकी है, आगे की वीडियो हम सेकेंड पार्ट में बना देंगे। तो ये पार्ट 1 रहने देते हैं और इसका सेकेंड वीडियो पार्ट 2 बना देंगे। इस तरह से दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको बेहद ही पसंद आया होगा। तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। हमारे नए साथी हैं तो हमसे जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करने के बाद ऑल पर ज़रूर क्लिक कीजिएगा, क्योंकि कभी कभी वीडियो मिस से आती है, मतलब लेट से आती है, तो उस समय आपको नोटिफिकेशन पहुंचती रहेगी। और इस वीडियो को जितना शेयर कीजिएगा मुझे उतना जो है मोटिवेशन मिलेगा आप लोगों के लिए वीडियो बनाने का। तो वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए, लाइक ज़रूर कीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। और इसका PDF टेलीग्राम से डाउनलोड कर लीजिएगा, कोसी स्टडी सर्च कीजिएगा टेलीग्राम पर, तो आपको कोसी स्टडी का चैनल आ जाएगा। वहाँ से फाइल सेक्शन में जा करके इसका PDF डाउनलोड कर लीजिएगा, वहाँ पर अपलोड रहेगी। धन्यवाद दोस्तों। यदि आप इस बार 10th का एग्ज़ाम दिए हैं और चाहते हैं 11-12 का मैथमेटिक्स क्लास ज्वाइन करें एक बेहतर तैयारी के लिए, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज्वाइन हो सकते हैं, क्योंकि आप लोगों को आगे आने वाले दिनों में 11-12 का लाइव क्लास आप लोगों को इस चैनल के माध्यम से फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाला है। तो निश्चित रूप से इस चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्वाइन करें बेहतर भविष्य के लिए। हो सके तो इस वीडियो को शेयर भी जरूर करें। धन्यवाद।